हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी। अब वैसे तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप गाइड बुक से पढ़ सकते हैं, ऐप से पढ़ सकते हैं, कोचिंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है अगर आप बहुत कम टाइम में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फार्माकोलॉजी विद न्यूमोनिक्स रिवाइज करना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट आपके अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे फिजिक्स वाला कहते हैं कि पढ़ लीजिए, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएंगे यहीं से, तो बिल्कुल इस वीडियो पे वही बात एप्लीकेबल होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कफ का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसमें आता है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में आता है ब्रोमोहेक्सिन, कार्बोसिस्टीन एंड एसिटाइल सिस्टीन। जो ब्रोमोहेक्सिन है उससे जो एक्टिव कंपाउंड बनता है वो है एम्ब्रेक्सोल, इसमें ये याद रखना है। और जो कार्बोसिस्टीन है वो उसमें ये याद रखना है कि वो हम पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते। उसका रीज़न ये है कि वो जो म्यूकोसा का लेयर है उसको डैमेज कर देता है। तो जो पेप्टिक अल्सर एसिड जो है फिर वो स्टमक की लेयर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आपको पेप्टिक अल्सर में अगर एक पेशेंट आया, एक क्वेश्चन आता है, एक पेशेंट आया और उसको पेप्टिक अल्सर है तो कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उसका आंसर होगा कार्बोसिस्टीन। फिर अगर एक ये क्वेश्चन आया कि कौन सा ड्रग है जो कफ में भी चल सकता है और पैरास्टामोल की पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं, तो आंसर है एल एसिटाइलसिस्टीन। एल एसिटाइलसिस्टीन के और भी यूजेस हैं, जैसे वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस में भी यूज हो सकता है, आपका रेडियो कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में भी यूज हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में भी यूज हो सकता है। अब फिर आता है एंटीट्यूजिव्स। एंटीट्यूजिव दो तरीके से एक्ट करते हैं, या तो वो सेंट्रली एक्टिंग हो सकते हैं या फिर पेरिफेरली एक्टिंग। पेरिफेरली एक्टिंग का मैकेनिज्म ये रहेगा कि वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उनको इनहिबिट कर देंगे, तो जो कफ का रिफ्लेक्स है वो नहीं होगा। उसमें आपके पास ड्रग्स हैं लिडोकेन और मैक्सिलिटिन। अब जो सेंट्रली एक्टिंग है उसमें ओपियोइड्स आते हैं, जो आपका कफ सिरप आता है उसमें यही होते हैं। जैसे उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो कोडीन होता है या मिथेडोन। मॉर्फिन हम नहीं देते क्योंकि उससे एडिक्शन हो सकता है। और अगर आप नॉन ओपियोइड की बात करें तो उसमें नोज़कैपिन है और डेक्स्ट्रोमिथोरफैन है। अब डेक्स्ट्रोमिथोरफैन का एक सीएनएस का क्वेश्चन बनता है कि वो किस रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, तो वो रिसेप्टर है एनएमडीए रिसेप्टर, जिसको वो इनहिबिट कर देता है। अब आपने कभी सुना हो कि किसी को अगर कोल्ड हुआ होता है और कफ भी होता है तो हम कहते हैं कि सिट्राजिन ले ले। अब सिट्राजिन का कफ से क्या ले देना? सिट्राजिन एक्चुअली H1 एंटागोनिस्ट है और H1 एंटागोनिस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं कफ में। तो कौन सा H1 एंटागोनिस्ट को और यूज किया जा सकता है? जैसे प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामाइन और क्लोरफिनेरामाइन, इन तीन को यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ आप और भी H1 को यूज कर सकते हैं। फिर एक अकेला एक्सपेक्टोरेंट जो कि FDA अप्रूव्ड है, जो कि आप दे सकते हैं, वो है गुआइफेनेसिन, जो जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, तो उससे रिफ्लेक्स की वजह से आपका जो एक्सपेक्टोरेंट है वो बाहर आ जाता है। अब हम देखेंगे एज्मा का ट्रीटमेंट। एज्मा के ट्रीटमेंट में आता है सबसे पहले आपका ऐसा कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो आप एज्मा में दे सकते हैं, वो है M3 इनहिबिटर। और M3 इनहिबिटर में जो मोस्ट कॉमन आपको ड्रग याद रखना है वो है टायोट्रोपियम। उसका रीजन ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है COPD का और ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग भी है। फिर आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दो तरह के हैं, सिस्टेमिक हो सकते हैं, इनहेलेशनल। सिस्टेमिक में आप हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं क्योंकि वो फास्टेस्ट एक्टिंग है, और इनहेलेशनल में आपको बेक्लोमेथासोन याद रखना है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और फ्लूटिकासोन जो कि मोस्ट पोटेंट है। अब इनको सॉफ्ट स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लंग में जाके लंग एस्टरेस से एक्टिवेट होते हैं। उनका एक साइड इफेक्ट है कैंडिडियासिस इसोफेजियल ट्रैक्ट का, क्योंकि और उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, स्पेसर का यूज करते हैं जब आप इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, जिससे डायरेक्ट जो मेडिसिन है वो लंग में जाए और स्टेरॉइड आपकी म्यूकोसा पर लग के उसकी इम्यूनिटी डाउन ना करे। फिर उसका जो साइड इफेक्ट है वो है वॉइस का हॉर्सनेस। अब LT पाथवे इनहिबिटर आते हैं, ल्यूकोट्राइन पाथवे इनहिबिटर्स। उसमें आप दो तरीके से मेडिसिन एक्ट कर सकती है, या तो वो रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी या LOX5 को करके और LT सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया ज़ेफिरल्यूकास्ट, वो LOX5 इनहिबिटर है या LT रिसेप्टर इनहिबिटर है? अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है R फॉर R। ज़ेफिरल्यूकास्ट में R आता है, प्रेनल्यूकास्ट में भी R आता है, तो ये LT R के साथ रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। और कास्ट में मोन्टेल्यूकास्ट भी आ जाएगा, तो मोन्टेल्यूकास्ट भी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है। तो ज़ेलिटोन जो बचा वो जो ऑप्शन में आएगा आप उसे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो LT सिंथेसिस में यूज होता है। अब जो ये LTR इनहिबिटर्स हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस है एस्पिरिन इंड्यूस एज्मा का।
और इसमें भी क्वेश्चन आया कि चक स्ट्रक सिंड्रोम कौन कराते हैं, तो मोंटेलुकास और ज़ेफिर-लुकास कराते हैं। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट सेफेस्ट एंटी एस्थमेटिक ड्रग कौन से हैं, तो वो है मास सेल स्टेबलाइजर जो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। और एक ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एंटी एस्थमेटिक है जिसको आप सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन है, तो वो है ओमालिजुबैब जो एंटी ईजी ही है और इसको स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग भी कहते हैं, मगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एटोपिक डर्मेटाइटिस में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि PDE4 इनिबिटर यूज होता है या PDE5 इनिबिटर यूज होता है एज्मा में, तो याद रखना है PDE5 जो PDE5 5 दिखता है S जैसा, तो जो 5 है वो मिलेगा सिडेनाफिल में, जो सिडेनाफिल है वो है PDE5 इनिबिटर, तो 5S जैसा दिखता है उसको सिडेनाफिल से याद रखिए। और क्योंकि सिडेनाफिल PDE5 होगा तो जो PD वो तो यूज नहीं होगा एज्मा में, तो कौन सा यूज होगा, PDE4। E4 के एग्जाम्पल है रोफिलुमिलास्ट और टोफिमिलास्ट। अब देखते हैं बचे हुए ड्रग्स एज्मा के ही, उसमें आता है आपका मिथाइलजेंथीन्स। मिथाइलजेंथीन्स पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है जिसको एज्मा है और वो क्रोनिक स्मोकर भी है, तो उसने ओवर द काउंटर ड्रग लिया कोई, और उस ड्रग को लेने के बाद भी उसे कोई रिलीव नहीं मिला, तो वो कौन सा ड्रग होगा। अब क्योंकि जो स्मोकिंग है वो जीरो काइनेटिक्स को प्रमोट करता है, उसको इंड्यूस करता है, तो कोई ऐसा ही ड्रग होगा जो जीरो काइनेटिक्स में आता होगा, तो वो कौन है, आपका थियोफाइलिन। जो थियोफाइलिन है वो जीरो ऑर्डर मेटाबॉलिज्म में आता है और उसको स्मोकिंग प्रमोट कर देता है, तो एफिकेसी जो थियोफाइलिन की वो कम होती है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। और कौन है जो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, जो कोके ड्रग्स हैं आपके, ये निमोनिक हमने डिस्कस किया था जनरल फार्माकोलॉजी में। फिर थियोफाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है कि वो कैसे एक्ट करता है, तो PDE3/4/5 इनिबिटर है, एडेनोसिन A रिसेप्टर इनिबिटर है, IL-10 को बढ़ाता है, हिस्टोन डीएसिटाइलाइज को प्रमोट करता है, न्यूट्रोफिल इसिनोफिल को का अपोप्टोसिस कराता है। अब इसमें मोस्ट कॉमन अगर एक ही याद रखना हो, ये भी याद नहीं हो रहा है, तो आप याद रखेंगे एडेनोसिन रिसेप्टर। उसका रीजन ये है क्योंकि जो साइड इफेक्ट इसके मोस्ट कॉमनली होते हैं वो इस रिसेप्टर की वजह से होते हैं, जैसे एरिथमिया हो गया, डायरोसिस हो गया, सीजर्स हो गया, जबकि मोस्ट कॉमन नोजिया और वोमिटिंग होता है। अब जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसमें होता है साबा, लाबा और अल्ट्रा लाबा। साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, वो सबको याद रहता है, साल्ब्यूटामोल। एक और याद रख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लिवेलब्यूट्रोल। अब है लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। अब ये कैसे याद रहे कि लाबा कौन सा है, तो ये याद रखना है कि जो ट्रेन है वो लंबी चलती है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, ऐसे भी आ सकते हैं, ट्रेन लंबी, मेट्रो जो है लंबी चलती है, तो जिसमें मेट्रो आएगा, जैसे साल्मिट्रोल, फॉर्मिट्रोल। अब ये कैसे याद रहे कि फास्ट ऑनसेट, फास्ट एक्टिंग या स्लो ऑनसेट कौन सा है, तो साल्मिट्रोल स्लो एक्टिंग, S फॉर S, फॉर्मिट्रोल फास्ट ऑनसेट, F फॉर F। अब अल्ट्रा लाबा में आप कैसे याद रखेंगे, उसका निमोनिक है, जो ओल्ड इंडियन विला होते थे वो अल्ट्रा लेवल पे अच्छे होते थे, तो ओल्ड इंडियन विला, ओल्डेट्रियोल, ओल्ड इंडियन, इंडाकाट्रोल, विलेंट्रोल। अब हम इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे बीटा-2 एगोनिस्ट के। ये आ सकता है कि एस्मा में कोई ड्रग दी और उससे ECG में T वेव में आपके चेंजेस मिले, तो कौन सी ड्रग होगी वो, तो वो होगी आपका बीटा-2 एगोनिस्ट, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो K+ को कम कर देता है, पोटेशियम को कम कर देता है, और T वेव जो है आपको ECG में चेंजेस दिखते हैं। कौन सी ड्रग है जो आप हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं देंगे, वो है बीटा-2 एगोनिस्ट, क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया कराती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है बीटा-2 एगोनिस्ट का, वो है ट्रिमर्स। बाकी टॉलरेंस और टैकीकार्डिया भी करा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही था और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।